नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मुगल वंश, बाबर और हुमायूं के शासनकाल को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी, सूरी वंश और अकबर के शासनकाल को। इसमें हम लोग अकबर और शेर शाह सूरी से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रतियोगी एग्जाम के लिए अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि शेर शाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा था, अर्थात शेर शाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्षों का रहा था। तो चलिए आगे प्रश्न है कि दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का स्थापक कौन था। तो दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। तो शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी, जिसे मोहम्मद शाह भी कहा जाता है, उसने दिया था। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। तो शेर शाह के शासनकाल में जो भू राजस्व की वसूली करते थे उसे मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना। तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक शेर शाह सूरी बना। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासकों ने प्रारंभ की थी। तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शेर शाह सूरी ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया। ग्रैंड ट्रंक रोड को हम लोग GT रोड भी कहते हैं, GT रोड भी कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड को। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता था। तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवन का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवन का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है। तो यह कथन है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था। अगला प्रश्न है किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो कालिंजर अभियान, जो कि 1545 ईस्वी में हुआ था, इसी अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध चांदी का रुपया और तांबा का दाम किसने प्रचलित किए थे। तो शुद्ध चांदी का रुपया और तांबा का दाम शेर शाह सूरी ने प्रचलित किया था। अगला नोट है शेर शाह ने दिल्ली में किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। तो किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाही बना था। अगला प्रश्न है शेर शाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था। तो उपज का 1/3 भाग, अर्थात 1/3 भाग राज्य को देना पड़ता था। अगला प्रश्न नोट है कि शेर शाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख थे। तो शेर शाह अनेक विद्वानों को संरक्षण दिए थे, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो प्रमुख थे। आगे हम लोग देखेंगे अकबर के शासनकाल को। अकबर का शासन 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा था। लगभग अकबर का शासनकाल 51 वर्ष तक रहा था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न है 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया। तो हुमायूं के मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कलानौर, पंजाब में किया गया था। अगला प्रश्न है अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को खान-ए-खाना की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए। तो अकबर वैवाहिक संबंध सबसे पहले कचवाहा से स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है नोट है कि 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ।
जिसमें हेमू की पराजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, इसमें अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन हेतु अकबर उसके दरगाह जाते थे। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाल पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आइन ए दहसाल जो है ये टोडरमल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें देखिए कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, जैसे अकबर टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। आइन ए दहसाल की नीति को किसने लागू किया? तो टोडरमल ने लागू किया था। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अकबर के द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? तो 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। ये इसकी स्थापना सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अगला प्रश्न है नोट है कि महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूं भी शामिल था। तो देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम दिया गया रज्मनामा। ये फैजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें बदायूं जो था ये भी शामिल था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो वर्ष 1578 में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं अकबर की विजय। गोंडवाना विजय, अकबर ने गोंडवाना विजय किया 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। कालिंजर विजय 1570 ईस्वी में। आमेर से संधि किया 1562 ईस्वी में। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में। आगे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध ये भी 1601 ईस्वी में अकबर ने जीत लिया था। आगे हम लोग देखेंगे अकबर के समकालीन शासक को। इंग्लैंड, देश का नाम है इंग्लैंड, उस समय वहाँ का शासक था महारानी एलिजाबेथ और उनका कार्यकाल था 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक। फ्रांस के शासक थे उस समय सम्राट हेनरी IV, जिसका शासन था 1553 से लेकर के 1610 ईस्वी तक। ईरान का शासक था शाह अब्बास, 1588 से लेकर के 1629 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। उस समय रूस के शासक थे जार इवान बेसिलयेविच, इनका शासनकाल था 1530 से 1584 ईस्वी तक। ये सभी शासक अकबर के समकालीन शासक हुए। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो अकबर जो है बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में शामिल किया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित की गई? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में श्रेष्ठतम इमारतें निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखकों ने किया है? तो अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने किया है। आगे हम लोग देखेंगे अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति किया था अकबर 1564 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत 1562 में, अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में और जजिया कर की समाप्ति किया 1564 में। आगे हम लोग देखेंगे कि राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था अकबर ने 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में दिया था। मजहर की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में। आगे अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत किया था 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था अकबर ने 1585 ईस्वी में। ये सब अकबर के महत्वपूर्ण कार्य थे। आगे हम लोग देखेंगे अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन महान संगीताचार्य
गुरु हरिदास के शिष्य थे। अकबर के नवरत्नों में जो तानसेन शामिल थे वह महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? तो दशवंत जो है ये अकबर के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि जबता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? जबता प्रणाली अकबर के द्वारा शासन किया गया था। आगे नोट है कि 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। देखिए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया था? तो 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ का किला खानदेश में किया था। अगला प्रश्न है अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? तो अब्दु असमद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ग्वालियर में स्थित गुजरी महल का निर्माण मानसिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन बना? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो वर्ष 1582 में टोडरमल को दीवान ए अशरफ का पद दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे अकबर की प्रमुख विजय को। तो देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, इसमें अकबर विजयी रहा। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, इन सब में अकबर विजयी रहा। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच, इसमें भी अकबर विजयी रहा। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में, इसमें भी अकबर विजयी रहा। आगे हम लोग देखेंगे अकबर के नवरत्नों को। नवरत्न थे इसलिए अकबर के ये नवरत्न थे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें है बीरबल, 1 नंबर पे है बीरबल। बीरबल जो है ये नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दूसरा है अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तो देखिए अबुल फजल जो थे इनकी प्रसिद्ध रचना था अकबरनामा व आईने अकबरी। तीसरा नवरत्न था तानसेन, जिसका नाम था रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तो प्रश्न आता है कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर होगा तानसेन अर्थात रामतनु पांडे को। अगला है चौथा नवरत्न है अब्दुर रहीम खान ए खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ था, जिसको बाबर ने खुद लिखा था। उनका अब्दुर रहीम खान ए खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। पांचवा नवरत्न था मानसिंह। मानसिंह ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। तो आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे मानसिंह और भगवान दास के पुत्र थे। छठा नवरत्न था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनको प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। तो इन्होंने दीवान अशरफ के पद पर रहकर भूमि सुधार की योजना चलाई थी। यही इसी कारण से यह प्रसिद्ध थे। सातवां नवरत्न था फैजी। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था।
तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो फैजी अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना किया था। साथ ही महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। 8वां नवरत्न था फ़कीर अज़्जुद्दीन। यह अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। 9वां नवरत्न था मुल्ला दो प्याजा। अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में 2 प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। मुल्ला दो प्याजा को खाने में 2 प्याज बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। आगे नोट है, अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। तो अकबर जो है राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई या कहें तो जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।